वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान, और आज मैं आपसे जो भारत में तहलका मच गया है उसके बारे में चंद ऑब्जर्वेशंस करना चाहता हूँ। मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ। तो यहाँ से मुझे जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो पहले तो मुबारकबादी हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को, जिन्होंने इतने हफ्ते तकरीबन जून की मई से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट, और जून की इस गर्मी में वहाँ पर जंतर मंतर में पुलिस का अत्याचार, उनकी ब्रूटैलिटी और ऊपर से मीडिया की ब्रूटैलिटी को जो सह रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी एंड दे स्टूड देयर। तो कई रिमार्केबल चीज़ें हुई है। एक सबसे बड़ी जो बात हुई है कि ये जो मोदी सरकार का डर है कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी, ईडी आके हमको ये कर देगा, हमको जेल में डाल देंगे, जैसा उमर खालिद है, बेल भी नहीं होगी, 6-6 7-7 साल हम जेल में सड़ते रहेंगे, ना न्याय है ना जस्टिस है उनके लिए जो मोदी के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं। तो उसके बावजूद ये स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े रहे धूप में, रोज़े मतलब दे वर फास्टिंग। तो इस सारे मसले पर उनको बहुत बहुत कामयाबी, नरेंद्र ने पूरी तरह से उनको सरेंडर कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरह से कभी सरकार ने कुछ भी हो जाए, मतलब देखिए आप, पहलगाम हो गया, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद मुंबई में दिल्ली में टेररिस्ट अटैक्स हुए, लेकिन किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, किसी की नौकरी नहीं गई। अजीत डोवल से किसी ने नहीं पूछा कि आपकी इतनी मेहनतों के बावजूद सिक्योरिटी फेलियर्स कैसा हो रहे हैं। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस सरकार में। जब भी कोई चीज़ फेल होता है वो हिंदू मुस्लिम की एक फिसाद इधर या उधर कर देते हैं और फिर इलेक्शन जीत जाते हैं। तो सबसे बड़ी कामयाबी इस प्रोटेस्ट की, कॉकरोचेस की और स्टूडेंट्स की ये है कि उन्होंने इस सरकार को मजबूर किया कि वो हार माने। इनकी जो अहंकार है, इनका जो किब्र है, इनकी जो एरोगेंस है, उसकी कमर तोड़ दी है। इट वॉज वेरी क्लियर कि डर के मारे नरेंद्र मोदी अब इंस्टाग्राम पर आ गए और वो समझ गए हैं कि, और ये बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर्स है ये मुसलमान नहीं है, ये सिख नहीं, जैसा फार्मर्स का जो 1 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उनको बदनाम करते रहे क्योंकि वो सिख माइनॉरिटीज़ थे। मणिपुर में क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म हो रहा था तो 2 साल तक कुछ नहीं किया मोदी ने, वहाँ गए ही नहीं। और फिर शाहीन बाग को ले ले या एनआरसी, वो क्योंकि मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर तो इतना अत्याचार कि पुलिस का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों को बंद कर दिया, जेलों में डाल दिया, बेल नहीं मिल रही, केसेस नहीं चल रहे। लेकिन ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये हिंदू मिडिल क्लास लोग हैं, ये हिंदू हैं और मिडिल क्लास है मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो इनके ऊपर वो उतना जुल्म नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक क्योंकि ये इनका वोटर बेस है। अगर ये हिंदू बच्चों पे ज़्यादा अत्याचार करते तो हिंदू वोट चले जाते। कई ऐसे लोग, माँ बाप आकर रो रहे थे कि मेरा बच्चा खुदकशी कर लिया, मैं तो बीजेपी को वोट डालता हूँ, मेरे बच्चों पे लाठी चार्ज हो रहा है, मेरी बेटी पर लाठी चार्ज हो रहा है, मैं बीजेपी का वोटर हूँ। तो इस वजह से एक कामयाबी हुई क्योंकि द प्रोटेस्टर्स वेर दोज जो हिंदू मिडिल क्लास से आते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा था और मैं ये कहता हूँ कि पीपल आर मिसिंग इट। जो गोदी मीडिया है ये तो इनके दिमाग के गोबर है लिटरली, और कोई लफ्ज़ मैं सॉरी इस्तेमाल नहीं कर सकता सुन के। ये चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस है, ये अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, ये डीप स्टेट है, ये फॉरेनर्स है, ये टेररिस्ट की बी टीम है, इस तरह से बात कर रही थी गोदी मीडिया। ऐसा तड़प रहे थे वो बचाने के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी खुद उतना नहीं तड़प रहे थे अपनी सरकार बचाने के लिए जितना गोदी मीडिया तड़प रही थी। तो तो स्टूडेंट्स को, कॉकरोचर्स को, ये मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, मुबारकबाद है कि ना सिर्फ उन्होंने नरेंद्र मोदी को हराया बल्कि उन्होंने गोदी मीडिया को भी हरा दिया। सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया को हराया। भारत की बेहतरी, भारत की विकास, भारत के मुस्तकबिल के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है आज वो गोदी मीडिया है, जिसके पास ना तो कैरेक्टर है,
ना ऑनेस्टी है, ना रिसर्च। जो मुंह को आया झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। ये चाइना से आए हैं पैसे इनके पास। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कह दिया कि ना तो पैसा बाहर से आया, ना बाहर का कोई इन्फ्लुएंस है, ये डोमेस्टिक है। उसके बावजूद उन लोगों ने जो ये बातें की, अपनी बात वापस नहीं ली। देखिए, अगर आपने कई आपके चैनल, जैसा मैंने एक बार एक शो पर एक बात गलत कह दी थी, बिकॉज आई वॉज मिस इन्फॉर्म्ड। ये 1 साल पहले की बात है। मैंने उसके बाद फ़ौरन 2 शोज़ किए, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, इस बात को कहते हुए कि जो मैंने पहले शो में कहा था वो बात गलत थी, मैं उसे वापस ले रहा हूँ। लेकिन ये तो है ही नहीं आपके कैरेक्टर में। इंडिया की जो नेशनलिस्ट मीडिया है इतनी बेकार है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुल्क को डुबा देंगे। लोग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वो मिसगाइड करते। आज इंसान का, मुल्क का, सोसाइटी में जो सबसे बड़ा आपका हथियार है वो मीडिया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जीत से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, ठीक है, मोदी की थोड़ी इंसल्ट हो गई। वो बहुत ही बेशर्म आदमी है। वो जो करना है वो करते रहेगा। उनको मेथड मिल गया है एक इलेक्शन जीतने का। एसआईआर, पहले इलेक्शन वो हिंदू मुस्लिम करके जीतते थे। गुजरात में मार डाला हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को, प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद राम मंदिर बोल के शोषा छोड़ा, उस पर इलेक्शन जीत गए। उसके बाद पाकिस्तान से जंगें शुरू कर दी, उस पर इलेक्शन जीत रहे हैं। इज़ नॉट बिल्डिंग द कंट्री। अब 2024 में जब उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उसके बाद से कोई नई चीज़ जो उन्होंने शुरू की इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हिंदू मुस्लिम किया था 2024 में, फिर भी वो मेजॉरिटी नहीं मिली उनको, तो पैसे देकर बेसिकली बिहार की रीजनल पार्टी और आंध्र प्रदेश की रीजनल पार्टी तेलुगु देशम वगैरह से सपोर्ट ले ली उन्होंने कि हाँ ठीक है, मैं आपको अमरावती नया कैपिटल बनाने के लिए हम हज़ारों करोड़ रुपए देंगे। उस पर सरकार कायम कर ली। बाय किस तरह से? करप्शन के थ्रू। पॉलिटिशियंस को ख़रीद कर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़रीद कर उन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली। अब वो एसआईआर शुरू कर दिए कि जो लोग उनके खिलाफ वोट देते हैं उनका नाम ही निकाल दिया। तो इंडिया इज़ नॉट इवन ए रीजनेबल डेमोक्रेसी भी नहीं रही। तो इन सारी चीज़ों में ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम ये बच्चों ने और कॉकरोचर्स ने आगे लिया है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को जिताया। मैं योगेंद्र यादव को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी। ये लोकतंत्र में ये लोक की जीत है तंत्र के ऊपर। इट्स ए फिनोमिनल। सिविल सोसाइटी ने अथॉरिटेरियन एरोगेंट सरकार को हरा दिया। दिस इज द बिग पहली बार मोदी सरकार ने किसी अकाउंटेबिलिटी दी है, और उनके एक मिनिस्टर ने इस बात रिज़ाइन कर दिया है। इसलिए रिज़ाइन नहीं किया कि हमारे से गलतियां बार बार हो रही थी, मेरे मिनिस्टर, मैं जब भी प्राइम मिनिस्टर था बार बार लीक हो रहा था, हमने कुछ नहीं किया। देखिए, अगर चाय गिर गई एक बार, ठीक है, आपने साफ कर दिया टेबल, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू मेक श्योर कि अगली बार चाय ना गिरे। दैट इज़ समथिंग, वो जो जिसके लिए जो वो रिफॉर्म चाहिए वो रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म आए वो तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर है कि हम पुराने हमारे रिलीजियस चीज़ें घुसाएंगे एजुकेशन। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या नहीं कि इम्प्रूव करे। 2020 की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या वो फेल नहीं हो गई? किसी ने इस बात को इकरार किया कि एनईपी फेल हो गई, उससे कुछ बेहतरी नहीं हुई एनईटी या दूसरे इम्तहानात में? नहीं हुआ। सो दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे कि एक कि ये डेमोक्रेसी की जीत है ओवर तानाशाही सरकार के ऊपर। जितनी ब्रूटैलिटी से पुलिस ने मारा है इन लोगों को। देखिए, ये जो बच्चे हैं ये इंडिया का फ्यूचर है, और जो आज की सरकार है वो इंडिया के फ्यूचर पर वायलेंस का जो हिसाब दिया, पैलेट गन से मारा उनको, लाठियों से मारा, पानी से मारा और ज़बान से भी मारी, उनको टेररिस्ट की बी टीम कह दिया। एक चीज़ जो इससे फ़ायदा, और ये
इन्होंने सरेंडर किस लिए किया? इसलिए किया कि ये फैल रहा था कंट्री वाइज। बेसिकली नरेंद्र मोदी की सरकार की फट गई जब उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट अब मुंबई में भी हो रहा है, कोलकाता में भी हो रहा है, हर जगह। जब ये प्रोटेस्ट फैलने लगे, लाखों की तादाद में लोग हर जगह आने लगे, तो समझ गए कि ये पूरा नेशनल एक मूवमेंट बन रहा था उनके खिलाफ, और उन्होंने उसको तोड़ने के लिए सरेंडर कर दिया। इट्स अ वेरी स्मार्ट टैक्टिकल मूव कह सकते हैं आप, लेकिन इससे मसले हल नहीं होने वाले। मिसाल के तौर पे जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था 1 साल से ज़्यादा, तकरीबन 14-15 महीने वो प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर कई जुल्म किया, उनके मसले अभी तक हल नहीं हुए। मोमेंटम टूट गया प्रोटेस्ट का। कब तक करेंगे आप भूखे? जॉब छोड़ के आप कितने दिनों तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं? तो फार्मर्स वापिस चले गए अपने खेतों पर, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम सॉल्व कर देंगे। सरकार झूठ बोल रही थी। ये सरकार झूठी है, आपको वो झूठ बोलती है। ये तो अमृत काल है भारत का। इस तरह की बातें करते हैं और लोग सुन लेते हैं और मीडिया उसको लेके भागती है। अमृत उत्सव, महात्सव, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। भूखे हैं लोग, 80 करोड़ को खाना जाता है, वेलफेयरिज्म। बीच में ये एक अफवाह फैल गई थी कि इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अब चौथी हो गई है। एक पटका मिला IMF से कि अब अपने डेटा सही करो, और डेटा सही करते वो छठी हो गई है। सोचिए आप, छोटे छोटे मुल्क बड़े हैं, उनकी इकोनॉमीज बड़ी हैं। बातें हम बहुत करते हैं। इसके दो बड़े वजूहत है। एक वजह यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी जिस तरह से जा रही है, इट्स नॉट क्रिएटिंग जॉब्स। वेरी सिंपल। 90% भारतवासी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। 90%। सिर्फ 10% भारतवासियों के पास फॉर्मल जॉब्स है, या तो कॉरपोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में। फॉर्मल जॉब्स होता है जहां आपको बाकायदा एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आपको पता चलता है कि आपके बेनिफिट्स क्या है, आपके रिटायरमेंट क्या है, आपका प्रोविडेंट फंड क्या है, आप अगर प्रेग्नेंट हो गए आप तो आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर आप बीमार हो गए तो ये सारी चीज़ें होती। अब जो मैंने जॉब लिया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मेरा तो जो फॉर्मल लेटर है वो तो 20-25 पेजेस तक है। अगर मैं जॉब पे मर जाऊं तो मेरी बेगम को मेरी तनख्वाह का 3 गुना ज़्यादा पैसे मिलेगा। इट्स लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आप फॉर्मल कंपनीज में जॉब करते हैं। जो लोग, अगर आपके घर में कोई फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, उनसे पूछिए उनको कितनी ज़बरदस्त पेंशन मिल रही। बाज़ ऐसे लोग, अभी पेंशन इतनी बढ़ गई हैं भारत में सरकारी जॉब्स की, तो पेंशन ओरिजिनल तनख्वाहों से ज़्यादा है। अगर आप मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सरकार में काम करें, तो 70-75 हज़ार रुपये महाना तो आपको पेंशन मिल रही है। आप मरने के बाद आपकी बीवी को भी मिलेगी 30-35 हज़ार, जिसने एक दिन भी आपकी जॉब में उस सरकार में काम नहीं किया। तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर फॉर्मल। वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। 90% लोग भारत में आर वर्किंग इन, वो क्या कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। यानी उनको छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी अगर वो जॉब पे नहीं गए तो काम पैसे नहीं मिलेगा। सारा का सारा गिग इकोनॉमी बनते जा रही है। इससे मुस्तकबिल इज़ नॉट सेफ। इससे मुस्तकबिल इज़ नॉट सेफ एट ऑल। आप रिटायर ही नहीं कर सकते, आपके पास पेंशन ही नहीं है, आपके पास प्रोविडेंट फंड ही नहीं है। दैट इज़ द डेंजर्स ऑफ द गिग इकोनॉमी। लेकिन उससे भी और ख़तरनाक चीज़ ये है कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो भारत में है। आपको पता है, इससे पहले भारत में औरतें इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कभी भी। जितना तरक्की औरतों ने की है पिछले 75 साल में, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, एजुकेशन में वगैरह बहुत आगे पढ़ ली हैं, मास्टर्स की डिग्रीज हासिल कर ली हैं, PhDs भी बहुत सारी औरतें हासिल कर ली हैं। लेकिन आपको पता है कि 4 में से 3 औरतों के पास शहरों में जॉब नहीं।
4 में से 3 औरतों के पास जॉब नहीं है, सिर्फ एक। 25% अर्बन वुमेन आर इन द जॉब मार्केट, इन जॉब्स। और ये जो 25 फिगर है, मैं आपको इंडिया की लेबर जो क्या कहते हैं उसको, एनीवे लेबर सर्वे जो हर महीना हो रहा है आजकल, उससे पता, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहते हैं उसको। तो सिर्फ 25% औरतें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हैं। उसका मतलब क्या है कि 25% औरतें या तो जॉब कर रही हैं या जॉब ढूंढ रही हैं, और 75% औरतें, यानी कई बच्चियां होंगे 20 साल 25 साल 23 साल की, वो जॉब ढूंढना ही छोड़ दी क्योंकि उम्मीद ही ख़त्म हो गई। और जो यंग तबका है, जो युवा है, वो 18 से 20% तक उनके पास जॉब्स नहीं है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट आप सरकार से पूछे तो कहती है कि 5% ही है। ठीक है, गांव में जॉब्स हैं, जाइए खेत में काम करें। तकरीबन 6 करोड़ भारतवासी शहर से गांव चले गए इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो एक किस्म से अगर आप यंग बच्चे हैं इस वक्त इंडिया में, तो आप मायूसी से भरपूर हैं। आप पढ़ रहे हैं, 3-3 साल मेहनत करके एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है। उसके बावजूद बाज़ जगहों पे एग्ज़ाम्स गो फॉरवर्ड, लीक होने के बावजूद एग्ज़ाम्स लिखने के बाद भी जॉब्स नहीं है। आपने तो कई बार सुना होगा कि प्यून की जॉब्स, सरकार में गवर्नमेंट में प्यून की जॉब्स के लिए पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है। ये कैसा अमृतकाल है? सरकार को पता है ये। आपको पता है 2014 में 8000 बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी इंडिया में, और 2014 से हर साल वो बढ़ के अब 2024 का डेटा, 25 का डेटा हमारे पास नहीं है। 2024 में जो लोगों ने, बच्चों ने खुदकुशी की है, वो 14,500 है। सोचिए आप, 14,500 बच्चों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि एग्ज़ाम्स फेल, जॉब्स, फ्यूचर उनका अनसर्टेन है। खुदकुशी इंसान उस सूरत में करता है जब एकदम मायूसी हो जाती है कि मेरी ज़िंदगी के कोई माने नहीं, अब मेरे मुस्तक़बिल, आई हैव नो फ्यूचर, माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग। ऐसी सूरत में आदमी अपनी जान दे देता है क्योंकि जी के फ़ायदा क्या है? सोचिए आप, इतनी चर्चा है, मोदी है तो मुमकिन है, हमारा ये अमृत काल है, हमारा ये बहुत शानदार वक्त है, सारी दुनिया हमारे सामने, देखो मेलोडी, जॉर्जिया मेलोनी कितना खुश हो रही है, मोदी ने उनको चॉकलेट ला के दे दिया। हज़ारों औरतें नाच रही हैं जहाँ भी मोदी जा रहे हैं, औरतें भारतवासी निकल निकल के नाच रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में निकल के नाच रही हैं, औरतें एयरपोर्ट पे नाच रही हैं, सड़कों पे नाच रही हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि बहुत तरक्की होगी। अगर इतनी तरक्की होगी तो इतने हज़ारों लोगों को इतनी मायूसी क्यों रही? ख़ासतौर से वो लोग जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं है जो खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड जो कर रहे हैं। दीज आर पीपल हु एक्सपेक्ट टू बिकम समथिंग स्पेशल, या तो आईएएस में मिल जाए, या मेडिसिन में मिल जाए, या इंजीनियरिंग में मिल जाए। दे आर नॉट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। वो तो एग्ज़ाम भी नहीं लेते, वो तो मतलब दे आर नॉट टेकिंग दीज एग्ज़ाम्स। ये जो अग्रीमेंट हुआ है सरकार के बीच में और सीजीपी के बीच में, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये डैमेज कंट्रोल है बीजेपी के लिए। जल्द से जल्द ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दे ताकि हम कह सकें कि हमने सब कर दिया। हमने जो जिन्होंने एग्ज़ाम्स लीक किया, हमने उसको पकड़ लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। हमने जो लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज़ को पैसे भी दे दिए, और हमने मीटिंगें भी कर ली रिफ़ॉर्म की। ये और बात है कि रिफ़ॉर्म्स नहीं आएंगे। पहले तो सरकार को इस बात का इकरार करना चाहिए कि उनकी जो नियमें हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ है, जिसके वजह से ये चीज़ें हुई है,
ये लैक ऑफ जॉब्स, ये इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ, फॉर्मल सेक्टर फेलियर, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एग्जिस्टिंग सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से है। जिस तरह से आप इकॉनमी की तरक्की कराना चाहते हैं अपने ही दोस्तों को, चंद लोगों को, हर चीज़, इंडस्ट्री अदानी हो या अंबानी हो, ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म जो चल रहा है भारत में, उससे भारत पूरे मुल्क की तरक्की नहीं हो रही। इसलिए भारत की जीडीपी पर कैपिटा इतना कम है, बांग्लादेश से कम है। 2800 है भारत की जीडीपी पर कैपिटा। आप उसके बाद आप कह रहे हैं पीपीपी कह रहे हैं, टीटीटी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, इट इज़ वेरी पुअर। जॉब ही नहीं है तो क्या पीपीपी करेंगे आप? सोचिए, आप इतनी बातें करके दुनिया की सबसे तेज़ ग्रोथ होने वाली इकोनॉमी 2800 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जाके देखें आप, जो विकासशील देश हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है मुल्क में, वहाँ जाके देखें 130 या 120 के ऊपर है भारत का रैंक। यानी दुनिया में ऐसे 100 से ज़्यादा मुल्क हैं जहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया से बेहतर है। इसलिए इतनी बातें करने के बाद कि हमने हिंदू राष्ट्र बना दिया, हिंदू कल्चर, लोग कहते हैं कि मोदी है तो हम जय श्री राम कह सकते हैं, इससे पहले हम नहीं कह सकते थे, पता नहीं किसने रोका इनको। इतनी बातें करके फिर जब चांस मिला मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, जहाँ बोले वहाँ चले जाएंगे। 1 करोड़ तो चले गए गल्फ़ को, 55 लाख यहाँ आ गए अमेरिका में, भाग रहे हैं बस भारतवासी हिंदुस्तान छोड़कर। ये समझ सकता हूँ कि सिख भाग रहे हैं, मुसलमान भाग रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर मुसलसल अत्याचार हो रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ मुसलमानों पर और सिखों पर और क्रिश्चियंस पर जुल्म हो रहा है। मानो ना मानो, आई डोंट गिव ए शिट, ये फैक्ट है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन हिंदू क्यों भाग रहे हैं मुल्क छोड़कर? मैं बहुत सारे हिंदुओं को जानता हूँ जो वहाँ बैठ के बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन कोई वापस नहीं जाएगा इंडिया को। इतनी तरक्की हो गई, जीएसटी आ गया, वाह 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 वाह, ठीक है, चले जाएं, यहाँ क्यों रह रहे हैं आप? यहाँ पे तो अभी तो ह्यूमिलिएट करने लग गए हैं इंडियंस को। नहीं जाएंगे क्योंकि द लाइफ इज़ नॉट गुड, ऑप्शंस नहीं है, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिलेंगे। सोचिए आप, दैट इज़ द क्वेश्चन कि ये क्यों ऐसा हुआ। ये सरकार की पॉलिसीज की वजह से ऐसा माहौल बन गया है कि लोग छोड़ के भाग रहे हैं। भाई, कई लोग जो इंडिया में पैसे कमाते हैं वो जाके दुबई में रहते हैं। एक श्रीवास्तवा नाम का बंदा है जो बहुत ही बड़ा उनका यूट्यूब चैनल है, आप जाके देख सकते हैं। वो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, पैसे कैसे इन्वेस्ट करना वगैरह। तो उन्होंने बाकायदा एक शो बनाया है कि मैंने मुंबई छोड़ दिया और अब वो दुबई में रहते हैं, क्योंकि अब उनकी यूट्यूब से इतनी कमाई हो गई है और वो कंसल्टेंट भी हैं, तो ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। मैं कई हैदराबाद में ऐसे आईटी के प्रोफेशनल से मिला जो कह रहे हैं, देखिए हैदराबाद की लाइफ, मतलब मुझे तो हैदराबाद बहुत पसंद है, लेकिन हैदराबाद की लाइफ इतनी मुश्किल है कि उससे और महंगी है, उससे डबल ख़र्चा लगता है दुबई में। लेकिन आई लिव इन दुबई क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया का कोई, इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे आपको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकती है जो इस जंग से पहले दुबई में मिल सकती थी। या आप लोग जो कर सकते हो छोड़ के भाग रहे हैं, कितने भी वो हिंदू हों और ये हों वो हो, बीजेपी को करोड़ों पैसे दे देंगे वो, लेकिन रहेंगे नहीं भारत में, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आप ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बंदे हैं तो लाइफ इज़ वेरी टफ, इट्स एब्सोल्युटली टफ। एनवायरनमेंट का बुरा हाल, इकोनॉमिक बुरा हाल। अगर आप माइनॉरिटी है तो पॉलिटिकली आपको सड़क पे कोई भी मार देगा रोक के। रोज़मर्रा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुल्म हो रहा है। मस्जिदों में जाके मस्जिदों को तोड़, मुसलमानों को सड़क पे मार। कैन यू इमेजिन दिस कि आप जॉब को जा रहे हैं, आपकी बीवी परेशान है कि रास्ते में कोई मार डाले, और कुछ नहीं होने वाला, पुलिस खड़े रह के देखती रहती। और जो मीडिया है जिसका काम है तो आज सवाल, वो तो सब दुनिया की वर्स्ट मीडिया इंडिया में है, मेन स्ट्रीम। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप
मेरा शो देखें, अगर मुझे आप पसंद नहीं करते क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो जाएं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर शोज़ जहाँ पे हिंदू ब्राह्मण हैं। पब्लिक इंडिया देखिए, सत्य हिंदी देखिए, दीपक शर्मा को देखिए, ध्रुव राठी को देखिए, रविश कुमार को देखिए। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है 100 टॉप इन्फ्लुएंसेस की, आप वहाँ जाके देखें, आपको कुछ सच तो मिलेगा। लेकिन ये गोदी मीडिया के बातों में ना आए, डुबाएगा ये मुल्क को, डूब रहा है ये मुल्क। 24 घंटे साइकिल आपकी यही चलती रहेगी कि मोदी ने गए, नॉर्वे गए 40 साल के बाद। क्यों गए? बिकॉज इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, इसलिए पुराने प्राइम मिनिस्टर्स नहीं गए। इनको अवार्ड लेना था। अवार्ड क्यों लेते हैं? आप समझते हैं वाकई में नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं? ये तो हाल है उनका। बनाना रिपब्लिक बन गया है। जो सरकार कह रही है, जो बीजेपी के कहने वाला कह रहे हैं कि अमेरिका आके, अरे क्या आपके मामूली मुल्क हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और उसको हम यहाँ से रिजीम चेंज करार देंगे? सोचिए आप, इस तरह की बातें करते हैं बिकॉज द पब्लिक हैज़ बिकम फूलिश, रेडिकलाइज्ड हो गई है। मैं देख रहा था हिंदू रक्षक सेना एक नई चीज़ निकल गई है, बड़ी फौज लेके वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं कल। क्यों? मारने के लिए बच्चों को? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो इंडिया की एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। जो तरक्की वगैरह आप देख रहे हैं सिर्फ टॉप 10%। भारत बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें 1400 मिलियन लोग हैं। यूरोप जो है जिसमें तकरीबन 27 मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन में, उसकी आबादी सिर्फ 450 मिलियन है। और पूरी इंडिया की जो आबादी है वो 1 बिलियन ज़्यादा है यूरोप से। इंडिया 1450 मिलियन है और यूरोप 450 मिलियन है। दरवाजे खोल के देख लें कितने यूरोपियंस यूरोप छोड़ के इंडिया आएंगे और कितने इंडियंस इंडिया छोड़ के यूरोप चले जाएंगे। कोई बचेगा ही नहीं मुझे लगता। खुद जयशंकर के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनके भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे के सारे जो बीजेपी की लीडरशिप है उनकी औलाद यहाँ पर है, अमेरिका में है या यूरोप में है या दुबई में है। अजीत डोवल के बेटे दुबई में रहते हैं। कोई नहीं रहता भारत में। दरवाजे खोलते तो भाग जाएंगे सारे के सारे छोड़ के। फिर बातें बहुत, नेशनलिज्म का इतना बुखार है, ओह माय गॉड, इतना बुखार कि कोई हद ही नहीं रही। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि भारत के पास एक 25-30 साल का अपॉर्चुनिटी है हिस्टोरिक। ये मैं बार बार कहता हूँ। इंडिया के पास 2-3 एडवांटेजेस है। टैलेंटेड बच्चे हैं, देख लिया आपने कितना टैलेंट है उनके पास। तो एक लाखों करोड़ों की तादाद में एक टैलेंट पूल है जो दूसरे मुल्कों के पास नहीं है। उनका इस्तेमाल करें, मुल्क को पीसफुल बनाएं, यूनाइटेड बनाएं और तरक्की। अगर 25-30 साल अगर भारत तरक्की नहीं करता तो ये सारे के सारे नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो जो अब देखिए ऑलरेडी इंडिया की जो पॉपुलेशन, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, यानी जो इंडिया की कपल्स हैं उनमें सिर्फ 1.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 1.6 है इंडिया की बर्थ रेट। अगर पॉपुलेशन को रिप्रोड्यूस करना है तो 2.1 होनी चाहिए बर्थ रेट, यानी आबादी इवेंचुअली इंडिया की कम होने लगेगी। तो 25-30 साल में बूढ़े लोग ज़्यादा, जवान लोग कम हो जाओ। तो जो सोचिए आप, देखिए मैं 60 साल का हो गया, ठीक है, मेरी वालदा मेरे साथ है, वो है इन हर लेट 70s, तो मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। जब मैं 70 का होऊंगा तो भी मैं उनकी खिदमत करते रहूँगा। तो सोचिए आप, भारत में जिनके पास गिग इकोनॉमीज है, उनके पास पेंशन्स नहीं है, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो कैसा वो लोग जिंदा रहेंगे? करोड़ों की तादाद में 1 बिलियन लोग अगर 60 साल के ऊपर हो गए तो 400-500 मिलियन लोग जो जवान हैं वो कैसा काम करेंगे?
ना सिर्फ वो आने वाली पीढ़ी को पालना पड़ेगा, जो पुरानी है पीढ़ी उसको भी पालना पड़ेगा। सो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 25-30 साल में ख़त्म हो जाएगा। शी जिनपिंग ने एक बात कही जो बहुत ही ब्रिलियंट बात है। उसने कहा कि यूरोप अमीर होने के बाद बूढ़ा हो गया है। मुझे डर है कि चाइना अमीर हुए बगैर बूढ़ा हो जाएगा, विच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। अगर आप जापान को जाके देखें, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। साउथ कोरिया में भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, 80 साल के हो गए, हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गई है तो मर नहीं रहे हैं लोग। और रिटायर अगर वो हो गए, अब रिटायरमेंट मेरे ख्याल से वेस्ट में देखना अब थोड़ी दिनों के बाद 75 साल हो जाएगी। यहाँ पे 67 पे रिटायर होते हैं। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी आपको पूरी 67 पे मिलती है, और अगर आप 62 की उम्र में रिटायर हो जाएं तो सिर्फ 70% मिलता है। तो लोग पूरा का पूरा 70 तक काम करना चाहते हैं आजकल अमेरिका में। मेरे ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में कई ऐसे लोग हैं जो 80 के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लाखों की तनख्वाह है, क्यों छोड़े। सो पीपल आर गेटिंग ओल्डर, लेकिन अगर वो जॉब्स नहीं कर रहे हैं तो सोशल सिक्योरिटी तो स्टेट के ऊपर बोझ बन जाते हैं। भारत में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, खासतौर से अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ नहीं है, तो किसके साथ कौन पालेगा आपको? आपके बच्चे, सोचिए आप, अगर आप बच गए 80 साल के हो गए, आपका बेटा 55 का है, वो पालेगा आपको? कब तक पालेगा? आप रिटायर हो जा रहे हैं 65 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, तो क्या वो 30-40 साल पालेगा आपको? उसको बच्चे नहीं होंगे। सो इट्स गोइंग टू बी ए क्राइसिस। वो क्राइसिस आने से पहले यू हैव टू सॉल्व दिस। इंडिया की इकोनॉमी को फंडामेंटल स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है 25-30 साल के बाद। ये जो कॉकरोच पार्टी की जीत हुई, ये दिस इज़ अ मॉरल विक्ट्री, लेकिन ये सब्सटेंटिव विक्ट्री नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला। जो पेपर लीक हो रहे हैं वो करप्शन की वजह से, माशरे में करप्शन है सोसाइटी में, इसलिए लीक हो रहे हैं पेपर। करप्शन के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की मोदी ने? कुछ नहीं। रिफॉर्म्स की बात करें, इम्तिहान लेने के तरीके की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मोदी को हराना या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है सरकार, जो, कैसा समझाऊं मैं आपको, जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है मुल्क में, वो पार्टी के तब्दील होने से नहीं जाएंगे। आप देख लीजिए, तेलंगाना को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, चंद महीने, चंद साल बीजेपी रूल करती है, चंद साल कांग्रेस आ रही है, उसका मतलब ये नहीं कि मसले हल हो जाएंगे। बीजेपी के जाने से नफरत कम हो जाएगी, बीजेपी के जाने से गुंडागर्दी कम हो जाएगी। जो रोड पे, सड़कों पे लोगों को मारते फिरते रहते हैं, ये हिंदू नेशनलिस्ट, ये सेना वो सेना, सरकार की मदद से, पुलिस की प्रोटेक्शन से, इस तरह का जो मॉब रूल है, अत्याचार है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, जो माइनॉरिटीज़ को, वो ख़त्म हो जाएगा बीजेपी के जाने से। जिस तरह यूपी में और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज़ पे, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इकोनॉमिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो नहीं जाने वाले। ये हर रोज़ जो लोग निकल जाते हैं जुलूस में, कैसे निकलते? क्योंकि जॉब्स नहीं है उनके पास। उनके पास जॉब्स नहीं है। अगर आपके पास जॉब है, सुबह उठ के आपको जॉब पे जाना है, सुबह 7 बजे उठे, बस पकड़े, ट्रेन पकड़े, गाड़ी पकड़े, 9 बजे जॉब पे गए, दिन भर मेहनत की, थक जाओगे, वापस आके सो जाओगे। कहाँ कहाँ पे टाइम रहेगा आपको जाके गड़बड़ करने की सड़कों पर?
ये जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कह रहा हूँ ना मैं, पढ़े लिखे लोग 20% यानी 5 में से एक के पास नौकरी ही नहीं है। और क्योंकि आपके पास करोड़ों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बेकार बैठे हुए हैं। इंडिया में कई प्रॉब्लम्स है, लेबर की रिस्पेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंडियन ओरिजिन के वेस्ट इंडीज से आए हुए साहब आके मेरे घर में काम करते हैं। अगर ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता काम, ठीक है। कभी बैक यार्ड में अगर आप वो देखिए, सुल्तान ने सुराखें कर दी हैं हमारे पोच पे, जो जाली है उसमें उसने सुराखें कर दी, तो पूरी जाली निकाल के नई जाली लगाना है। मोस्ट अमेरिकन ये काम खुद कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो मुझे उसको बुलाना पड़ेगा। तो वो आएगा, जब वो फुल फ्री है वो करके चला जाएगा। इस तरह वो कई काम करता है। तो मैं उससे जब बात करता था, हैंडीमैन कहते हैं उसको, नल बदलना है, वॉश बेसिन बदलना है, वो आके सारे इस तरह के काम करता है। बड़े काम भी कर देता है, फ्लोरिंग कर दी हमारी किचन की, ठीक है। तो वो शख्स मेरे से डबल ट्रिपल गुना पैसे ज़्यादा बनाता है, BMW में फिरता है, लेकिन काम हाथ से करता है। इज़ ए लेबर, हार्ड वर्किंग लेबर। अगर मेरा कमोड ख़राब हो गया तो वो आके ठीक करके चला जाएगा। मैं बाबू हूँ, लेकिन वो मेरे से 3 गुना ज़्यादा कमाता है, बहुत ज़्यादा। उसका घर बड़े बड़े $1 मिलियन का घर यहाँ है, $1 मिलियन का घर उसके गांव में है, इन ए फॉरेन कंट्री। बिकॉज ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, ही रेस्पेक्ट्स। लेकिन हम एज इक्वल बात करते हैं। आई डोंट लुक डाउन अपॉन हिम क्योंकि वो प्लम्बर है या मेसन है और मैं प्रोफेसर हूँ। इंडिया में क्या हो गया है, जो लोग पढ़ लेते हैं, MSc कर लिया, PhD कर लिया, वो दूसरे काम नहीं करते। वो दे आर वेटिंग टू गेट देयर जॉब, जो वो चाहते हैं। उसको कहते हैं एस्पिरेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अरे मैं तो MA किया हुआ हूँ, मैं कैसा ये कर दूंगा। इतनी गंदगी है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था, मैं पुराने महल्ले में हमारे घर देखने गया, पहली चीज़ मुझे नज़र आई कि कितना गंदा है ये, और कितने अनएम्प्लॉयड लोग खड़े हुए हैं सिगरेट पीते हुए वहाँ पे, क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। भाई अपना अपना महल्ला साफ करो, पब्लिक को, आपके खुद नेबर्स आपको पैसे दे देंगे, 2 दिन में आपकी कंपनी बन जाएगी। बट नहीं, आप कचरा, आपको लोग कहेंगे कचरा कलेक्ट करने वाला, सो यू विल नॉट डू दैट बिकॉज आप MA किए हुए हैं या MSc किए हुए हैं, या तो आप अमेरिका के वीज़ा के इंतज़ार में हैं, या दुबई जाने के इंतज़ार में हैं, या एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम लिख रहे हैं ताकि सरकार में आपको बाबू की नौकरी मिल जाए। तो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव रेस्पेक्ट लेबर। ये जो एस्पिरेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, दैट इज़ ऑल्सो ए मेजर प्रॉब्लम। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन। एक तो ये एक है कि सरकार को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है भारत में। जो पॉलिटिशियन, आपका जो लीडर होता है, उसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं इंग्लिश में। वो आपका नौकर है, वो आपको जवाबदेह होना चाहिए। दे आर सपोज टू वर्क फॉर यू। लेकिन आप तो उसको भगवान समझ लेते हैं, आप अपने नौकर के पाँव पे गिर जाते हो। एक स्ट्रेंज कल्चर है। नो, elected leaders are your servants, they are supposed to be held accountable। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को जाना इसलिए था कि वो आपके खुदा नहीं है, वो आपके नौकर है, और उन्होंने अपना जॉब नहीं किया। इट्स लाइक सेइंग आपने एक कुक को हायर किया और हर बार वो खाना जला देता है। फायर देम, गेट ए न्यू कुक। लेकिन वो दैट इज समथिंग विच वॉज नॉट हैपनिंग। इतना प्रोटेस्ट करना पड़ा। अगर धर्मेंद्र प्रधान को शर्म होती और वो रिज़ाइन हो जाते जब एग्ज़ाम रिटायर्ड होता, कि दूसरे को चांस दे टू इम्प्रूव इट, ये सारा का सारा कॉकरोच पार्टी बनती ही नहीं। एनीवे, लेट मी समराइज। पहले तो मुबारकबाद यंग बच्चों को कि आपने खड़े रहकर ये जो डर था मोदी का वो ख़त्म कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, हर मांग पूरी कर दी।
यहाँ तक के कैबिनेट मिनिस्टर को उन्होंने रिज़ाइन करवा दिया। अपनी अपनी कुर्सी बचाने उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी छीन ली। बेसिकली टोल्ड हिम यू रिज़ाइन, अदरवाइज़ ये बढ़ते रहेगा, नेशनली जाएगा तो फिर मोदी की भी डिमांड आ जाएगी कि मोदी जाएं। तीसरी चीज़ ये है कि जो दूसरे सारे उनके डिमांड्स है वो भी पूरी कर दिए। जो 22 बच्चे खुदकशी किए उनकी फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपये शायद वो दे देंगे मुआवजा, कॉम्पनसेशन। एफआईआर जो दर्ज हुए हैं प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो क्या कहते हैं एक कमेटी बना दी उन्होंने जो रिफॉर्म के लिए, यानी बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, बातें करेंगे, रिपोर्ट वो 1 आध साल के अंदर वो रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और उसके बाद वो ख़त्म। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, नरेंद्र सरेंडर तो कर दिए हैं पूरी तरह से, हर चीज़ पे उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब तो इंस्टाग्राम पे भी आना शुरू हो गए कि दैट इज़ अनदर साइन। तो ये हो गया है। अब आगे क्या होगा? वो चीज़ें आप समझते हैं कि अगर एग्ज़ाम ठीक से होने लगे तो बस सारी मसले हल हो जाएंगे? नो, नहीं होंगे मसले। मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स थोड़ी रुक गए ये एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से। वही मेडिसिन करके फिर बाहर भागोगे। दैट इज़ द होल प्रॉब्लम कि बच्चों के पास फ्यूचर के ऑप्टिमिज्म नहीं है। ये सारा चीज़ मैंने पहले भी देख चुका हूँ। ये मूवी मैंने अरब स्प्रिंग में भी देखी, कायरो में देखा, टूनिस में देखा। लोगों ने बड़े शान से बहुत प्रोटेस्ट किया, बच्चों ने हस होस्नी मुबारक का रेजिग्नेशन हासिल किया, लेकिन क्या इजिप्ट के मसले हल हुए? नहीं हुए। वही मायूसी वही है, बट एक और सख्त टिरानिकल गवर्नमेंट आ गई। क्योंकि ये जो एलीट है उन्होंने बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, लेकिन बच्चों के प्रोटेस्ट करने की चीज़ें उसके खिलाफ मेजर्स ले लिए ताकि आइंदा प्रोटेस्ट ना हो। उसके लिए वो अथॉरिटेरियन बन गए वो रिजीम। कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ अरब मुल्कों का अरब स्प्रिंग के बाद। मुबारक था, मुबारक से ज़्यादा ख़तरनाक सीसी आ गया। ट्यूनीशिया का भी वही हाल है। अब फिर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए ट्यूनीशिया में, और ये होगा भारत में भी। क्योंकि अब ये मोदी सरकार ने सीख गई है कि हाउ टू डील विद दिस प्रोटेस्ट। इंडिया को फंडामेंटली पॉलिसीज़ में तब्दीली चाहिए, और उस पॉलिसीज़ में तब्दीली आने के लिए पहले सरकार को ये इकरार करना पड़ेगा कि उसके पॉलिसीज़ गलत थे, और वो तो ये करेंगे नहीं। ये तो भगवान हैं आपके, विश्व गुरु हैं। इनको जॉर्जिया मेलोनी इनके साथ हंस के सेल्फी लेती है। भाई इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? सोचिए आप। भारत को बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ इटली की प्राइम मिनिस्टर सेल्फी लेती है। वाह 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 वाह, अब आ गए हैं, सिविलाइजेशन पूरा रिवाइव हो चुका है भारत का। ये लेवल है पब्लिक का, और ये लेवल के लोगों के वोट मिलते हैं मोदी को, इसलिए वो सरकार में रहते। हिंदू मुस्लिम करके अब नहीं चलने वाला। मार लें मुसलमानों को, कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी। जला डालें मुसलमान को झूठ कह करके, ये बीफ खा रहा है, ये खा रहा है, जाए गोबर खाएं, नहीं होने वाला। आपके बच्चों का मुस्तकबिल इज़ नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय किलिंग मुस्लिम्स या ब्रेकिंग मॉस्क्स या मदरसास। उससे कुछ नहीं होने वाला। वो तो और मुल्क गरीब होते जाएगा। जितना आप अत्याचार करेंगे माइनॉरिटीज़ पर, वो माइनॉरिटीज़ गरीब होते जाएंगे, यानी पूरा मुल्क गरीब होते रहेगा। एक बार वो भी इतने बेबस हो जाएंगे कि बस बगावत पे आ जाएंगे। क्या करोगे? मारते रहोगे अपनी सिटीजन्स को हज़ारों की तादाद में। डू यू हैव एनी अदर सोल्यूशन अदर देन वायलेंस?
एनीवे, दोबारा कहता हूँ, कॉकरोचों को मुबारकबाद, उन्होंने बड़ी हिम्मत से वेदर का मुकाबला किया। बहुत ही घटिया किस्म की पुलिस फोर्स जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जिस तरह से उन्होंने बच्चों को मारा, वो इस तरह से सबको मारते हैं। पीपल डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। कश्मीर में भी ऐसे ही चीज़ की है इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि विक्टिम्स माइनॉरिटीज़ थे। लेकिन अब हिंदू मिडिल क्लास पे वायलेंस हो रहा है, तो नज़र आ रहा है आपको कि ये कितना गलत है और कितना बर्बरियत है। दिस इज़ बारबेरिज्म। मोदी सरकार की बारबेरिज्म है जो आपको नज़र आ रही है। एनीवे, मैं बहुत ही ज़्यादा आज इमोशनल हो गया हूँ, बिकॉज मैं इतने मतलब रोज़ रात को मैं रात भर जाग कर जंतर मंतर के बच्चों को देख रहा था, उनके नए नए गाने, कई लोग शायरी भी कर रहे हैं। दे आर सो टैलेंटेड इन स्पाइट ऑफ देयर मिजरी। माई हार्ट ब्लीड्स फॉर देम। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।